दोस्तों आदाब, आप सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज है 21 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। अंतरिक्ष में हथियारों की आहट, ईरान पर पाबंदियों की बरसात, हिजबुल्ला पर अमेरिकी ठप्पा तो मिडिल ईस्ट में बढ़ती टकराव की बात, ईवन में बस्तियों का विस्तार, फलस्तीनी रियासत पर मंडराता सवाल, सेटलर्स को अमेरिका की चेतावनी और तुर्की को इसराइल का खुला बवाल, सीरिया से दूर रहने की धमकी, ईरान के बाद तुर्की का भी नाम, क्या जमीन से आसमान तक फैल रहा है जंग का नया इंतजाम, तो क्या बदल रहा है मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा, किस तरह बढ़ रहा है ये तूफान। आज की खबरों में खोलेंगे एक एक राज, रखेंगे आपके सामने पूरा बयान। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने जंग के मैदान का दायरा ही बदलने का सवाल खड़ा कर दिया है। अब तक लड़ाइयां जमीन पर हुई, आसमान में मिसाइलें चली, समुद्र में जंगी जहाज आमने सामने आए, लेकिन ईरान ने अमेरिका को लेकर जो चेतावनी दी है उसमें जंग का अगला मैदान आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष बताया जा रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अली बहरीनी ने अमेरिका की स्पेस पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अमेरिका अंतरिक्ष में अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ा रहा और इससे दुनिया के हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अंतरिक्ष पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा और अगर दूसरे मुल्कों को भी अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में हथियार और नई तकनीक तैयार करनी पड़ी तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यानी बात अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक नहीं रह गई। ईरान का इशारा साफ है, अगर अमेरिका अंतरिक्ष को जंग का मैदान बनाएगा तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में जंग का मैदान जमीन से उठकर आसमान से भी आगे अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक वाशिंगटन ईरान पर ऐसी पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उसके मुताबिक ईरानी निजाम पर इतना आर्थिक दबाव बनाना है कि वहां की हुकूमत पर बड़ा असर पड़े। यानी अमेरिका एक तरफ आर्थिक नाकाबंदी और दूसरी तरफ कड़ी पाबंदियों के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा, लेकिन मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका में चीन समेत दूसरे मुल्कों को भी साफ संदेश यानी पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने ईरान के साथ तेल का कारोबार किया, पैसे का लेन देन जारी रखा या ईरानी तेल की समुद्री ढुलाई में मदद की तो उन पर भी अमेरिकी पाबंदियां लग सकती हैं। यानी संदेश बिल्कुल सीधा है, या तो अमेरिका के साथ रहिए या फिर ईरान के साथ कारोबार की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस अमेरिकी कदम की कड़ी निंदा की है और उन्होंने इसे गैर कानूनी और जालिमाना कार्रवाई बताया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका का ये आर्थिक दबाव ईरान को झुका पाएगा या फिर इससे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही है, अब डॉलर, तेल, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी इस टकराव के बड़े हथियार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं लेबनान और हिजबुल्ला से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने हिजबुल्ला को लेकर अपने सरकारी रिकॉर्ड में अहम बदलाव किया है। अमेरिकी रिकॉर्ड में अब हिजबुल्ला को ईरान से जुड़े एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश किया गया जिसे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी की कुद्स फोर्स से जोड़ा गया। यानी अमेरिका का रुख अब और साफ दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन हिजबुल्ला को सिर्फ लेबनान के एक संगठन के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि उसे ईरान के साथ सीधे तौर पर जोड़कर देख रहा है। इस बदलाव का मतलब सिर्फ कागज पर शब्द बदलना नहीं, इससे अमेरिका को आगे हिजबुल्ला और उससे जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए अपनी नीति और पाबंदियों को और मजबूत करने का रास्ता मिल सकता है। और ध्यान रखिए, हिजबुल्ला का मामला सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। ईरान, इजराइल, लेबनान और सीरिया के बीच पहले से ही तनाव बेहद ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका का हिजबुल्ला को ईरान से सीधे जोड़कर देखना आने वाले दिनों में पूरे इलाके की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकता है। यानी एक तरफ
तरफ ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा और दूसरी तरफ ईरान से जुड़े संगठनों पर अमेरिकी शिकंजा कसता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तस्वीर लगातार और ज्यादा पेचीदा होती जा रही। दोस्तों, अब बात करते हैं फिलिस्तीन की। वेस्ट बैंक के E1 इलाके में इसराइल के सेटलमेंट प्रोजेक्ट को लेकर यूरोपीय देशों की नाराजगी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इसराइल के खिलाफ कारोबार, सुरक्षा और अकादमिक क्षेत्र में पाबंदियों पर विचार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए E1 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इस इलाके में करीब 3,400 घरों की योजना बताई गई है, जबकि शुरुआती काम के लिए करीब 1,234 घरों की तामीर से जुड़े कदम उठाए गए हैं। अब सवाल ये है कि E1 इतना अहम क्यों है? आलोचकों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर यहाँ बड़े पैमाने पर इजरायली बस्तियां बनती हैं तो वेस्ट बैंक का भूगोल बदल सकता है और फिलिस्तीनी इलाकों का आपसी संपर्क कमजोर हो सकता है। इसका सीधा असर मुस्तकबिल में बनने वाली एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी रियासत की संभावनाओं पर पड़ सकता है। इसराइल के वित्त मंत्री बेजल स्ट्रोमिच ने भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया और रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि इसका मकसद फिलिस्तीनी राज्य की उम्मीदों को खत्म करना है। यानी एक तरफ यूरोप दबाव बनाने की बात कर रहा और दूसरी तरफ इसराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। अब इसी के बीच एक और अहम बयान सामने आया है। इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने वाले उग्रवादी सेटलर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों पर अमेरिकी पाबंदियां लग सकती हैं। दोस्तों, ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इसराइल का एक बड़ा सहयोगी माना जाता है, लेकिन यहाँ अमेरिकी राजदूत अपने नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर इजरायली सेटलर्स को सीधे चेतावनी दिखाई देते हैं। यानी फिलिस्तीन के मामले में अमेरिका और इसराइल के बीच भी कुछ मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आते नजर आ रहे। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और तुर्की के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की सीरिया से दूर रहे, वरना उसका अंजाम ईरान जैसा हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल ने सीरिया के अबू अल जुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए थे। इसराइल का दावा था कि वहां तुर्की की सेना तैनात होने की तैयारी कर रही थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई साहब, अब जरा पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक और रणनीतिक टकराव बढ़ रहा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी नीति और सख्त हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट प्रोजेक्ट को लेकर यूरोप और इसराइल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीनियों की जमीन को लेकर अमेरिका के भीतर से भी इजरायली सेटलर्स को चेतावनी मिल रही है और अब इसराइल की तरफ से तुर्की को सीधी धमकी सामने आई है। यानी मिडिल ईस्ट का नक्शा सिर्फ एक मोर्चे पर गर्म नहीं है। ईरान अलग मोर्चे पर, लेबनान अलग मोर्चे पर, फिलिस्तीन अलग मोर्चे पर और सीरिया के रास्ते तुर्की भी इस बढ़ते तनाव के घेरे में आता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सारे अलग अलग टकराव आगे चलकर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलेंगे या फिर आखिरी वक्त में कूटनीति इन मोर्चों को शांत करने में कामयाब होगी? फिलहाल तस्वीर साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की लकीरें लगातार लंबी होती जा रही और हर नया बयान आने वाले दिनों की नई कहानी लिख रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सलामत रहिएगा। अल्लाह हाफिज।